So today's video lectures is called an operating system another topics critical section problem. So ये critical section problems क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था डेडलॉक जैसे हमारे पास आते हैं तो डेडलॉक को हम कंप्लीट करने के लिए कि कैसे करके अवॉइड करें या डेडलॉक के प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एक मेथड है यानी प्रोसेस है जिसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जिसमें हम देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट ये बता रहा है कि when more than one process access the same code segment, that segment is known as a critical section। इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेस है और एक कॉमन सेगमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो कॉमन सेक्शन है उसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब जैसे कॉमन सेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे क्रिटिकल सेक्शन में कॉमन सेक्शन क्या होता है, तो यू कैन सी दैट सपोज कर लो हमारे पास एक एरिया है ये, और इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन, CS के नाम से जान रहे हैं। अब ये जो होता है एक्सेस प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 कर सकता है, तो ये प्रोसेस 1 है और ये सपोज कर लो हमारे पास प्रोसेस 2 है। तो ये दो प्रोसेस अगर इस एरिया को एक्सेस करने की बात कर रहा है तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है एक कोड सेगमेंट या फिर एक एरिया होता है जिसको एक्सेस करते हैं मल्टीपल प्रोसेस। क्रिटिकल सेक्शन कंटेन शेयर्ड वेरिएबल और रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं सो इट्स वन काइंड ऑफ शेयर्ड वेरिएबल, यानी हम इसको शेयर्ड वेरिएबल के नाम से भी बोल सकते हैं कि एक तरीके का वेरिएबल होता है जिसको हम लोग यूज करके वो प्रोसेस उसको एक्सेस करेगा, तो यानी उस वेरिएबल के वैल्यू को चेक करेगा कि वो अभी फ्री है या नहीं है। तो यानी इस क्रिटिकल सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम शेयर्ड वेरिएबल यूज करते हैं। सो इसीलिए क्रिटिकल सेक्शन कंटेन शेयर्ड वेरिएबल और रिसोर्सेज, या फिर रिसोर्सेज भी हो सकता है या शेयर्ड फॉर्म में वेरिएबल हो सकता है या शेयर्ड रिसोर्सेज हो सकता है, which are needed to be synchronized to maintain consistency of the data variable। तो इसका मतलब होता है कि हम जब मल्टीपल प्रोसेस एक कॉमन वेरिएबल या शेयर्ड वेरिएबल या फिर ऐसा बोल सकते हो ग्लोबल वेरिएबल जिसको आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो, अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करता है तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि कोई भी प्रोसेस उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसके डेटा को चेंज कर सकता है। जैसे ही उसके डेटा को चेंज करेगा तो इसका मतलब होता है दूसरा प्रोसेस जैसे ही उसको रीड करता है तो उसको दूसरा डेटा मिलेगा। तो इस चीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए कि एट ए टाइम कोई एक प्रोसेस जो होता है उस डेटा को यानी कॉमन डेटा को एक्सेस करेगा, उसको यूज करेगा, और दूसरा जो प्रोसेस है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा उस ड्यूरेशन पे। तो इसका मतलब है इस सिंक्रोनाइजेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम एक क्रिटिकल सेक्शन के कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। The critical section is a code segment where the shared variable can be accessed। तो इसका मतलब होता है कि मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि एक तरीके से जो एरिया है उसको हम कोड सेगमेंट एरिया बोलते हैं, उसमें हम एक शेयर्ड वेरिएबल को रख देते हैं और उस शेयर्ड वेरिएबल के बेस पर यानी उस शेयर्ड वेरिएबल को वही एक्सेस कर सकता है जिसको एक्सेस करने का परमिशन है, वो एक्सेस करेगा, दूसरा इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। A critical section is the part of program which tries to access shared resources. That resources may be any resource in a computer like memory location, data structure, CPU or any input output devices। तो इसका मतलब होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मेमोरी लोकेशन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, इनका आप इस्तेमाल करते हो। सीपीयू का एक्सेस करने की बात होता है या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो एक साथ दो प्रोसेस इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास परमिशन नहीं मिलेगा। तो इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो शेयर्ड रिसोर्सेज होता है उसको हैंडल करने के लिए शेयर्ड रिसोर्सेज में क्या करता है, दिस आर द एग्जांपल जो आपको दिखा रहा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए ठीक है। अब उसके बाद जो होता है लास्ट पॉइंट में आपको बता रहा था, क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम फेसेस द डिफिकल्टी इन अलाउइंग एंड डिसअलाउइंग द प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। तो इसका मतलब है मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, जैसे ये एक आपका क्रिटिकल सेक्शन है तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम कोई एक प्रोसेस ही जा सकता है, यानी एक प्रोसेस ही एक्सेस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा कि P1 अगर एक्सेस करना चाहता है तो P1 अपने आप को यहां रखेगा,
तो जब ये P1 अपने आप को रखेगा तो इसका मतलब होता है कि P2 जो होता है इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा एट द सेम टाइम। भले ही वो रिक्वेस्ट कर सकता है लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसका रिक्वेस्ट जो होता है फुलफिल नहीं होगा। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर हम अलाउ करते हैं मल्टीपल या डिसअलाउ करते हैं तो हमारे पास जो होता है एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज को जो होता है क्रिटिकल सेक्शन में हम ध्यान देते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन एक कॉमन एरिया है जिसमें हमको अपने परमिशन के बेस पर काम करना पड़ेगा, यानी उस क्रिटिकल सेक्शन से हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो क्रिटिकल सेक्शन आपको परमिशन दे देगा और उस ड्यूरेशन पे आप कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते, कोई दूसरा प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं करेगा। वो जो होलसोल इंचार्ज हो जाएगा उस जो भी सेक्शन का, वो पर्टिकुलर जो होता है ये। तो एक तरीके से आप ये जान के रखिए कि किसी भी रिसोर्सेज जैसे मेमोरी लोकेशन, डेटा स्ट्रक्चर, सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इसको अगर एक्सेस करना है और वो भी मल्टीपल प्रोसेस जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए डिमांड कर रहा है, तो एट दैट टाइम ये क्रिटिकल सेक्शन जो आपका सेगमेंट, कोड सेगमेंट एरिया है या शेयर्ड एरिया है, ये बहुत काम आता है। जिसमें क्या होता है कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन जिस प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है वही प्रोसेस इन डिवाइसेस यानी मेमोरी लोकेशन या फिर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर या सीपीयू या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसको एक्सेस कर सकता है। तो एक तरीके से वो एक तरीके से ट्रम्प कार्ड की तरह यूज होता है, एक तरीके से परमिशन कार्ड है जो आपको प्रोवाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस इसको यूज करेगा। लास्ट पॉइंट में बता रहा है द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज यूज्ड टू डिजाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हिच कैन इंश्योर दैट द रेस कंडीशन अमंग द प्रोसेस विल नेवर ऑकर। इस कंडीशंस का मतलब होता है कि आप जैसे एक्सेस कर रहे हो तो एक्सेस करने के बाद दूसरे प्रोसेस को आपके पास परमिशन नहीं मिलेगा, तो यानी आप उसको यूज करोगे कंटिन्यूएशन पे। तो ये जो होता है रेस कंडीशन यानी कोई भी इंटरफेयर आपको नहीं कर सके, इस चीज को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू देखते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है देखिए, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम नीड्स अ सॉल्यूशन टू सिंक्रोनाइज द डिफरेंट प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है कि एक कांसेप्ट हमने बनाया और देखा कि क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू यानी एक आइडिया है जिसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो इंप्लीमेंट है कि एक ऐसा एरिया जो कि बाकी सब प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, यानी उस एरिया में जिस चीज को परमिशन होता है उस परमिशन के बेस पर हम सारे जो रिसोर्सेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्यूशन की जरूरत होती है सिंक्रोनाइज करने के लिए। द सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट बी सैटिस्फाई फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसका मतलब है वो कौन कौन से कंडीशंस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा होता है, सबसे पहला आपके पास होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई प्रोसेस अगर किसी डिवाइसेस या रिसोर्सेस का यूज करता है तो दूसरा प्रोसेस उस डिवाइसेस या रिसोर्सेस का यूज नहीं कर सकता, तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा होता है प्रोग्रेस, आपको पता चल जाएगा। तीसरा जो होता है बाउंडिंग वेटिंग और चौथा जो होता है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। इसके बारे में वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन पहला जो आपके पास सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन implies that only one process can be inside the critical section at a same time। तो इसका मतलब है कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले समझाया था कि एक क्रिटिकल सेक्शन एरिया है उसमें जिस प्रोसेस का परमिशन है वही उसको एक्सेस कर सकता है, यानी वही दूसरे रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको एक्सेस कर सकता है। अगर कोई प्रोसेस उसमें है तो दूसरा प्रोसेस जो होता है उसको एग्जीक्यूट यानी उस सेक्शन में नहीं जा सकता है। यानी इनडायरेक्टली यू कैन से दैट प्रोसेस यानी द अनदर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, यानी फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट होने का वेट करेगा उसके बाद उसको परमिशन मिलेगा। तो इसका मतलब है जब तक क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस अपने आप को नहीं ले आता तब तक उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। If any other process require the critical section, they must wait until it is free। तो जैसे मैंने अभी समझाया, जैसे प्रोसेस 1 है तो मैं इसको सिंपल एग्जांपल से फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन एरिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन। अब हमारे पास जैसे दो प्रोसेस है P1 एंड दूसरा प्रोसेस है P2, ये हमारे पास दूसरा प्रोसेस है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास अगर ये जो रिसोर्सेस है, सपोज करो ये रिसोर्सेस है, जैसे ये हम बोल रहे हैं प्रिंटर, ठीक है, और ये जैसे कि रैम मेमोरी अगर हम बोल रहे हैं रैम, अगर इसको एक्सेस करना चाहता है कोई प्रोसेस तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को एंट्री कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब सपोज कर लो P1 ने यहाँ पे एंट्री करवाया तो ये हो गया P1 की एंट्री। तो इसका मतलब है क्रिटिकल सेक्शन में अभी किसकी एंट्री हुई है, P1, यानी P1 ने अपना नाम वहां दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो अपना नाम दे देता है तो देन ये जो डिवाइसेस है ये इसको असाइन कर सकता है। जैसे मैंने आपको पता रिसोर्स एलोकेशन,
तो ये एलोकेट हो जाएगा। तो देख सकते हो जैसे एलोकेट हो रहा है, एलोकेट ये हो गया एलोकेट, तो इसका मतलब ये एलोकेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रिसोर्स यानी प्रिंटर एंड रैम को P2 एक्सेस नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता जब तक P2 अपने आप को क्रिटिकल सेक्शन पे नहीं ले जाता। अब जैसे क्रिटिकल सेक्शन, जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे हमारा P1 का काम खत्म हो गया, तो जैसे P1 का काम खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, P1 को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट किया था ये हट जाएगा। अब हटने के बाद अब हमारे पास जो होता है P2 का डिमांड हुआ तो P2 यहाँ पे चले जाएगा। तो जब ये P2 चले जाएगा तो इसका मतलब होता है कि हमने जितने सारे चीजों को लिया है उस चीजों को हम हटा देंगे। तो यानी अब इसको एलोकेट नहीं करेगा, इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास अब नहीं आएगा। अब जो आएगा कि P2 ने अपने क्रिटिकल सेक्शन पे चले गए, अब इन दोनों को जो होता है P2 एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रिसोर्स एलोकेशन जो होता है हम टर्म बाय टर्म जो भी क्रिटिकल सेक्शन में होगा वो इसको एलोकेट करके यूज कर सकता है। अब आते हैं सेकंड, हमारे पास जो होता है सेकंड जो रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करने के लिए सेकंड सॉल्यूशन है वो है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होता है कि प्रोग्रेस मींस दैट इफ ए प्रोसेस इज नॉट यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन, सिंपल सी बात है, सपोज कर लो दो प्रोसेस है, दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा है, तो यानी वो खाली है। तो ये चीज बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोसेस किसी क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा है देन इट शुड नॉट स्टॉप एनी अदर प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग इट। तो इसका मतलब होता है कि वो दूसरे प्रोसेस को शुड नॉट स्टॉप। तो इसका मतलब होता है कि प्रोग्रेस मींस, आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोग्रेस मींस दैट इफ ए प्रोसेस इज नॉट यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन देन इट शुड नॉट स्टॉप एनी अदर प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज कर लो क्रिटिकल सेक्शन खाली है और जो सपोज कर लो हमारे पास दो प्रोसेस है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे सपोज कर लो हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन है CS और इसमें हमारे पास एक प्रोसेस है P1 और उसके बाद जो होता है प्रोसेस है P2, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस है, ये दोनों क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन एक थर्ड प्रोसेस है जो कि आया है और वो इसको एक्सेस करना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि P1 एंड P2 इसको एक्सेस करने नहीं देगा। तो यही चीज यहाँ बताया गया है प्रोग्रेस में। तो प्रोग्रेस में ये है कि अगर मान लो दो प्रोसेस ऐसे हैं जो कि उस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो सेक्शन है उसको यूज नहीं कर रहा और थर्ड एक्सेस करना चाहता है, तो ये P1 एंड P2 P3 को रोक नहीं सकता या रोकेगा नहीं। तो यही चीज होता है हमारा प्रोग्रेसिव, जो हमारा था प्रोग्रेस, वो ये इसको इंडिकेट करता है। तो इन अदर वर्ड एनी प्रोसेस कैन इंटर ए क्रिटिकल सेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं तो P1 P2 कभी भी P3 को नहीं रोक सकता है और P3 जो होता है यहाँ पे एक्सेस करने के लिए कभी भी आ सकता है। भले ही P1 P2 वेट भी नहीं कर रहा है, यानी वो खाली बैठा हुआ है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही नहीं है या कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इसका यूज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नहीं है कि P1 एंड P2 P3 को जाने से रोक सकता है, ऐसा है नहीं। तो यानी कोई भी प्रोसेस कभी भी आ सकता है, जैसे ही देखता है क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो उसका यूज कर सकता है। अब बाउंडिंग वेटिंग, जैसे थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है बाउंडिंग वेटिंग। अब बाउंडिंग वेटिंग का क्या होता है, बाउंडिंग नहीं, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मतलब है कि हम क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं और बहुत देर तक हम वेट कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक टाइम लिमिट होना चाहिए जिसमें कि हमको एंटर करना है और हम अपने आप को एग्जीक्यूट करेंगे। सो बाउंडिंग वेटिंग मींस दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। तो इसका मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी एक लिमिटेड वेटिंग टाइम तक मैं वेट करूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं फिर हट जाऊंगा। तो यानी मेरा वेटिंग टाइम बाउंडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम दिया रहा है जिसमें हमको काम करना है, यानी बाउंडेड वे में हमको काम करना है। तो इट शुड नॉट वेट एंडलेस टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। तो इसका मतलब है मैं इंतजार कर रहा हूँ और मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो यानी क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम्स को अगर आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग मतलब आप एक लिमिटेड वेटिंग तब आप परमिशन मतलब आप एक्सेस करने के लिए देख रहे हैं, और जब सपोज कर लो कि कोई प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को बहुत देर से कैप्चर करके रखा, यूज नहीं कर रहा, तो फिर कुछ प्रीएम्पशन मेथड हम अप्लाई करेंगे जिससे कि जो वेटिंग है, एंडलेस वेटिंग जा रहा था, उसको हम लोग बाउंडेड फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे।
और उसके बाद जो होता है क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं तो ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होना चाहिए। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब होता है कि सपोज कर लो हमने एक कोड बनाया है जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए और एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हो और उसी कोड को मैं जो होता है किसी दूसरे आर्किटेक्चर पे लेके जाके यूज करता हूं और वो वहां काम नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। सो आवर मैकेनिज्म मस्ट बी आर्किटेक्चरल नेचुरल, यानी आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल, नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज करेक्शन। ये आप, ये जो होता है न्यूट्रल है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होना चाहिए। तो जब ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने मैकेनिज्म्स को बिना किसी आर्किटेक्चर पे काम करवा सकते हो। तो इट मींस दैट if our solution is working fine on one architecture, then it should also run on the other ones। तो इसका मतलब है, सपोज कर लो आप एक पर्सनल कंप्यूटर में एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए हो क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो उसमें काम करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो मैकिंटोश कंप्यूटर में भी वो काम करना चाहिए। सो दीज आर द 4 कंडीशंस जिसको हम लोग जो होता है आर्किटेक्चरल जो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन मानते हैं। और ये अगर आपके पास सॉल्यूशन आता है तो फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहला हमने देखा है, सबसे पहला क्या था हमारे पास, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे होता है मैंने आपको बताया। फिर प्रोग्रेस मोड, प्रोग्रेस मोड क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है कि एंडलेस वेटिंग में नहीं जाना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी देर में आपको मिल भी जाना चाहिए। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन